नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। यूपी में वोटिंग, हरियाणा में कनेक्शन। जी हां, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग जारी है। पहले फेज की वोटिंग का राजनीतिक कनेक्शन हरियाणा के लिहाज से देखा जाए तो पश्चिमी यूपी का सीधा टच हरियाणा से ही रहता है, क्योंकि यह किसान और जाट बहुल इलाका है। किसान और टिकैत फैक्टर भी यहां हावी है और पश्चिमी यूपी से कौन जीतेगा कौन हारेगा, हरियाणा के नेता भी इस पर मंथन करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे। पश्चिम से खिलेगा यूपी का सूरज। जी हां, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सत्ता का सबसे बड़ा संग्राम शुरू हो चुका है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग जारी है। इस पहले चरण के रण में योगी सरकार के 8 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है और पहले फेज की वोटिंग का राजनीतिक कनेक्शन देखा जाए तो हरियाणा के लिहाज से पश्चिमी यूपी का सीधा टच हरियाणा से ही रहता है, क्योंकि ये किसान और जाट बहुल इलाका है। टिकैत फैक्टर भी यहाँ हावी है और पश्चिमी यूपी से कौन जीतेगा कौन हारेगा, हरियाणा के नेता भी इस पर मंथन करेंगे। यूपी के कौन से जिले हरियाणा से जुड़ते हैं, आइए जानते हैं। मेरठ, बागपत, बड़ौद, शामली, गाजियाबाद, करनाल, सोनीपत, पानीपत से जुड़ते हैं। कौशिका पलवल से टच है और सहारनपुर यमुनानगर से जुड़ता है। पिछली बार भाजपा ने पहले चरण की 58 सीटों में से 53 सीट हासिल की थी, जबकि एक सीट आरएलडी के खाते में गई थी। वहीं दो सीटें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार जाट और किसान फैक्टर किस ओर रुख करता है, ये काफी अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जहां पर लोकतंत्र का ये त्योहार, ये पर्व जीने के लिए राजनीतिक दलों में लालसा पैदा रहती है, उत्सुकता रहती है। इसी बीच आपको ग्राफिक्स से जरिए कुछ अहम जानकारी बता देते हैं। यूपी में चुनाव है, लेकिन हरियाणा में भी कनेक्शन देखिए कैसे है। करनाल, सोनीपत, पानीपत से जुड़ते हैं और इससे पहले के जो हमने आपको जिले बताए उनका सीधा टच है। तो कोसी का पलवल से टच है, यानी कि साथ लगते जिले हैं, और सहारनपुर यमुनानगर से जुड़ता है, यहां पर भी टच है। तो मेरठ, बागपत, बड़ौद, शामली, गाजियाबाद, करनाल, सोनीपत और पानीपत से जुड़ते हैं। तो इसका हरियाणा कनेक्शन निकालना बेहद जरूरी है। और किस राजनीतिक दल के सामने क्या चुनौती है, हालांकि आपको यह जानकारी के लिए बता दें, चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव की बात हो, या फिर 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव की बात हो, या फिर साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। एक तरह से कहें कि क्लीन स्वीप किया था तो कहना गलत नहीं होगा। लेकिन आज चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, अलग हैं परिस्थितियां। तो आपको बता दें, इसका हरियाणा से कनेक्शन तो है ही, लेकिन राजनेताओं के भीतर कितना आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है और कितनी बड़ी चुनौतियां उनके सामने खड़ी है। चूंकि आपको पता ही है, जैसा कि हरियाणा में भी और दिल्ली के साथ लगते सीमावर्ती इलाकों में किसानों का 1 साल से ज्यादा तक आंदोलन चला था, और इस आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसान जान गंवा बैठे थे। और किसानों के भीतर गुस्सा भी है। ये एक चुनौती है जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकती है, और स्वाभाविक भी है, लाजमी भी है। इसके चलते समीकरण बदलेंगे बिगड़ेंगे, ये तो 10 मार्च को ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल हरियाणा का कनेक्शन बहुत सीधे तौर पर है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि अनिल गोयल जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता खालिद चहल का भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अनिल गोयल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके से आप इस यूपी की वोटिंग का हरियाणा कनेक्शन देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज वैसी नहीं है जैसे साल 2014 के लोकसभा चुनाव में थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज वैसी नहीं है जो साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज वैसी नहीं है जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में थी। आज परिस्थितियां अलग हैं। फिलहाल आप क्या देख रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज भी लगातार सामने आ रहा है, औसत 20% तक सुबह 11 बजे तक हो चुका है। तो फिलहाल वोटिंग परसेंटेज की बात हो, परिस्थितियों की बात हो, भारतीय जनता पार्टी क्या मंथन कर रही है? यश जी, सही बात यह है
कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी का काम देखा है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 2014, 2017 के बाद में या 2019 के बाद में स्थिति में बदलाव है। लेकिन उन्होंने ये देखा कि डबल इंजन की सरकार से काम करा है, चाहे शौचालय का मामला हो, चाहे वैक्सीन का मामला हो, चाहे कॉरिडोर का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, और चाहे कोई भी गरीब भूखा ना सोए, वैक्सीन घर घर लगे और हर एक को भोजन मिले। और जिस तरीके की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हुई है, आज हमारी बहन बेटी 6 बजे के बाद भी 7 बजे 8 बजे अगर उसको जरूरत है तो वो घर से बाहर निकल सकती है, घर वाले भी निश्चिंत है। और कानून व्यवस्था पे जिस तरीके से अंकुश लगाया योगी जी ने, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश की जनता पर है। और निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश में मैं लोकल घूम रहा हूँ और जो विधानसभा है उन पर जाना हो रहा है कि इतना अधिक उत्साह इस टाइम कार्य वोटरों के अंदर है कि हो सकता है कि हम पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ें। जिस तरीके से 58 सीट में से हमारे पास 52 सीटें, हो सकता है कि हम 55-56 सीट यहाँ से जीत करके जाएं। जिस तरह का उत्साह यहाँ के वोटरों में है, और वोटर पूरी तरीके से मन बना चुका है कि हमें उत्तर प्रदेश में योगी जी को लाना है और देश का भविष्य बनाना है, उत्तर प्रदेश का भविष्य बनाना है। ठीक है खालिद भाई, कांग्रेस में कितना आत्मविश्वास है? देखिए, अभी हम गोयल साहब को सुन रहे थे भाई मेरे, तो जो एक कहावत है ना कि अपने मियां मुंह मिट्ठू होने वाली कहावत है, तो वो बिल्कुल गोयल साहब के जैसी लगी। अगर वो कल वाली घटना जो बागपत में घटी, शायद आपने भी देखी होगी और देश के तमाम चैनल्स ने देखी होगी। एक घटना घटती है, एक छोटा व्यापारी जो भाजपा का कार्यकर्ता है, वो खुद ऑनलाइन फेसबुक लाइव पे आके जहर खा जाता है, उसकी पत्नी भी जहर खा जाती है, जिसकी मौत हो जाती है, और वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये, और वो साफ साफ कहता है कि इस देश के छोटे दुकानदार को, इस देश के किसान को मोदी जी ने खत्म कर दिया है और मेरी मौत का जिम्मेवार मोदी जी है। ये उनके शब्द है, मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं जोड़ रहा हूं। जो तोमर भाई हमारे जो ये सुसाइड करते हैं ऑनलाइन आके, वो कहते हैं कि इस मौत का जिम्मेवार इस देश के प्रधानमंत्री हैं। पता नहीं वो समझेंगे कि इसको नहीं समझेंगे। तो ये उनके जो विकास कार्य जो भी गिना रहे गोयल साहब, वो कह रहे कि विकास हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा हुआ है। आपको बता देता हूं, 2017 का जो चुनाव जीता गया भाजपा के द्वारा, पश्चिमी यूपी में आज चुनाव हो रहा है, वहां बहुत बड़े षड्यंत्र से दंगे कराए गए थे और उन दंगों का फायदा लेकर वो जीत गए थे। लेकिन उन दंगों में सम्मिलित होने वाले लोग कहीं ना कहीं सभी वर्गों के लोग किसान थे। और इस बीते वक्त में किसान के साथ क्या बीता, ये पूरी दुनिया ने देखा। हिंदुस्तान की बात नहीं है भाई साहब, ये हिंदुस्तान की बात है, पूरी दुनिया ने देखा। और पश्चिमी यूपी पूरी तरह से इस किसानों से भरा पड़ा है। हर घर का व्यक्ति एक तरह से, अगर उसमें एक जवान है तो उसका बाकी परिवार किसान है। तो मैं समझता हूं कि इसके सफाई की शुरुआत पश्चिमी यूपी के लोग करने वाले हैं। आपने 2017 का आप देते हैं कि आप कह रहे थे गोयल साहब अभी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई भूखा ना सोए। गोयल साहब आपका देखा था जब कोरोना काल चला था, आपका देखा था। लेकिन खालिद भाई, आप भी कांग्रेस की परिस्थितियां बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या रही है, चाहे 2017 की बात हो, 2019 की बात। आप सुनिए मेरी बात, महत्वपूर्ण ये देखिए भाई साहब, महत्वपूर्ण ये है मेरे भाई, महत्वपूर्ण ये है कि मौजूदा सरकार जो सत्ता में बैठी है उसका अल्टरनेट लोग ढूंढ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारा भरोसा है कि लोग हमको चुनेंगे। बीजेपी का सफाया तय है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ये तय है वहां पे, इसको कोई शंका। और इसकी शुरुआत पश्चिमी यूपी के लोग करने वाले हैं और उनको पता लग जाएगा ये शाम को। इनके जो हैं जो आप गोयल साहब कह रहे हैं कि हम भी यूपी में ही घूम रहे हैं, तो उनको रिजल्ट सामने ही होगा। तो कहते हैं ना, बाल कितने कटे और तुम्हारे आड़े आए। तो ये सारी चीजें हैं, आप इनको देख लीजिए, थोड़े दिन में आपके सामने होगा सारी चीजें। ठीक है खालिद भाई, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं मुकेश मंडल। फिलहाल इस वोटिंग को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, वोटिंग की बात करें तो लगातार वोटिंग में जो, हालांकि जो बात की जाए तो सुबह वोटिंग का जो असर था वो कम था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन ढलेगा, क्योंकि बात की जाए वोटिंग की तो वहां पे जो 12 ऐसे बूथ है जो संवेदनशील बूथ बताए जा रहे हैं, वहां पे लगातार जो सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले, सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध किए गए। हालांकि बात की जाए तो जो पहले चरण के जो चुनाव है 796 कंपनियां तैनात की गई है, जिसमें से अधिकतर जो कंपनियां हैं वो संवेदनशील जो बूथ है उस पर नजर बनाई हुई है। हालांकि इस बार ये भी खास
है कि मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से जो बात की जाए, जो पहला चरण का चुनाव है, इसमें से योगी के 9 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो पहले चरण में 9 मंत्रियों का चुनाव लड़ना तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि बात की जाए सुरक्षा बलों की, तो सुरक्षा बल ड्रोन कैमरे की निगरानी रख रहे हैं, लेकिन वोटिंग की बात करें तो वोटिंग की जो रफ्तार है वो अभी धीमी दिख रही है, और इसी रफ्तार से यदि वोटिंग चलती रही तो हालांकि 6 बजे तक का समय पहले बताया गया था, लेकिन 1 घंटे और लेट कर दिया गया है क्योंकि कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड के गाइडलाइंस की बात करें तो उसके मद्देनजर जो चुनाव प्रक्रिया है उसको वो चल रहा है अभी वोटिंग की प्रक्रिया। तो कहीं ना कहीं अभी देखने वाली बात ये होगी कि जो रफ्तार है, क्या ये रफ्तार 60 या 70 या 65 तक क्रॉस करता है कि नहीं करता है। हालांकि जो ताजा आंकड़े कुछ ही देर में आएंगे, कितने परसेंटेज वोटिंग अभी तक हो गई है तो बुलेटिन जारी किया जाएगा, लेकिन अभी वोटिंग की रफ्तार काफी सुस्त नजर आ रही है। जी ठीक है मुकेश, मैं आपके पास लौटूंगा। अनिल गोयल जी, क्योंकि हरियाणा से सीधा कनेक्शन है, बीजेपी को ऐसा क्या फैक्टर है जो परेशान कर रहा है? क्योंकि आप ये मानकर चल रहे हैं कि 55 से 56 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी, लेकिन ये कहना आपको लगता है कि स्वाभाविक है, लाजमी है? क्योंकि एक तरफ हमने देखा है हरियाणा से लगते हुए कई ऐसे जिले हैं जो यूपी के हैं, वहां पर किसान लगातार आक्रोशित हो रहे हैं। एमएसपी की मांग को लेकर वैसे ही किसान आक्रोशित हैं, क्योंकि उनकी मांग पर केंद्र सरकार ने अभी तक कमेटी गठन का फैसला नहीं लिया है, और दूसरी तरफ किसान नेता हैं जो लगातार सभी समुदाय को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप टक्कर किसे मानते हैं? कि सपा से टक्कर है, कांग्रेस से टक्कर है, लेकिन ये पोलराइजेशन का जो फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार क्यों अहम है? यश जी, उत्तर प्रदेश का किसान बहुत समझदार है, और निश्चित तौर पर हमने जो तीनों कृषि कानून लाए थे वो किसानों के हित में लाए थे, और उसके बाद में किसानों की बात मानते हुए हमने उन कानूनों को भी वापस करा है। और किसानों को भी यह पता है ये पहली सरकार है जो किसानों को सम्मान के रूप में हर महीने उनके खाते में पैसे भेजती है। तो वो जानते हैं कि ये सरकार जो कहती है वो करती है। हम उद्घाटन भी करते हैं और हम उसका शिलान्यास भी करते हैं, हम सारे काम कंप्लीट करते हैं, हम उसकी उद्घाटन करके नहीं छोड़ देते हैं। काम की शुरुआत भी हम करेंगे, एंड भी हम करेंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने, योगी जी ने कोरोना काल के अंदर घर पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके कोई भूखा ना सोए और हर एक को कोरोना का टीका लग जाए, और निश्चित तौर पर चाहे वो शिक्षा का मामला है, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला है, चाहे वो विकास का मामला है, पूरा विकास। और जहां महिलाओं की सुरक्षा कानून व्यवस्था से जो इस यूपी की लागू हुई है, तो यहाँ का हर व्यापारी ये बात कह रहा है कि कम से कम हम व्यापार अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। ये किसी एक व्यापारी को बात के तौर पर कुछ भी कहे, आज व्यापारी कह रहे हैं कि हमारा व्यापार सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। और निश्चित तौर पर आज अगर हम पूरे बोले बूथ पाएंगे तो हर एक को कह रहे हैं वोट किसको दे रहे हैं, विकास को, वोट किसको दे रहे हैं, राष्ट्रवाद को। एक तरफ वो पार्टियां जिनमें जो है अगर उनका बेटा चाहे लायक है या नहीं है, वही पार्टी अध्यक्ष बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा, उसकी योग्यता सिर्फ यह है कि बड़े नेता का बेटा होना चाहिए। और एक तरफ वो है जो निश्चित तौर पर जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो जनता के व्यक्ति हैं, उनमें से ही कोई पार्टी का मुख्यमंत्री बने, वही पार्टी का नेता बनेगा। अनिल गोयल जी, आपने किसानों के गन्ने को लेकर बात की है कि सरकार इसको लेकर सीरियस है, लेकिन दिसंबर की ही सरकार की रिपोर्ट है कि 4,445 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया है। क्या आपको लगता नहीं कि किसान इसको लेकर परेशान होंगे? कमेटी गठन का फैसला लेना था, सरकार ने अभी तक वो नहीं लिया है, और 700 किसान मारे गए थे किसान आंदोलन के दौरान। क्या आपको लगता है कि किसानों के भीतर वो गुस्सा नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी का यह आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है? यस जी, अगर गन्ना की भुगतान की बात करें तो पिछली सरकारों के मुकाबले पर 1.5 गुना से ज्यादा गन्ना भुगतान हमारी सरकार ने करा है। जो अखिलेश यादव की सरकार में, आप अगर इसका डिटेल देखेंगे तो देख लेंगे 1.5 गुना से ज्यादा हम भुगतान भी हमने ज्यादा करा है। और निश्चित तौर पर हमने मिलें खोली है, इन्होंने मिलें बंद करी थी, हमने मिलें खोली है जो बंद, और दूसरे 4 नई मिलें खोली है। आप अगर इसके गन्ने की तरफ भी देखें तो निश्चित तौर पर गन्ना किसानों के लिए जो इस सरकार ने करा है, आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई है। और गन्ना किसानों को पेमेंट हो, हम प्रतिबद्धता के साथ ये काम कर रहे हैं, और हमने पेमेंट करवाई है, पेमेंट करिए गन्ना किसानों की। आप अगर जो सरकार जो हमारे सामने पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसने अपने टाइम में कितनी पेमेंट करी गन्ना किसानों को? आज उसके टाइम में गन्ना किसान आत्महत्या कर रहे थे, आज हमारे गन्ना किसानों को पेमेंट भी मिल रही है, उचित मूल्य भी मिल रहा है, रेट भी सबसे ज्यादा मिल रहा है। और इसलिए हमारे पास हमारा छोटा किसान बिल्कुल हमसे नाराज नहीं है। हाँ, नाराज है माफिया किस्म के लोग, नाराज है गुंडागर्दी जो करते हैं वो लोग,
नाराज हैं जो किसी तरीके से सरकार का धन का दुरुपयोग करते हैं, वो लोग नाराज हैं। लेकिन हमारा छोटा किसान, छोटा व्यापारी, छोटे उद्योग धंधे वाले सब आदमी खुश है कि जिन्होंने ये है कि हर इस विपत्ति काल में भी किसी को भूखा नहीं सोने दिया। अब आप देखो, अगर शौचालय बनाने तो हमारी सरकार ने बनाया, इन्होंने नहीं सोचे। अगर घर में रसोई गैस देनी तो हमारी सरकार ने इन्होंने नहीं सोची। बिजली हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली उपलब्ध हम करा रहे हैं, ये बिजली नहीं भेजते थे। तो आप अगर लेकिन अनिल गोयल जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति इतनी आसान नजर आती, 58 में से आप कह रहे हैं कि 55 से 56 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी, तो ऐसा क्यों होता? फिर गृह मंत्री अमित शाह गली गली प्रचार कर रहे होते, पर्चे बांट रहे होते। ऐसी स्थिति अगर सामान्य लगती तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस तरह की खलबली देखने को नहीं मिलती। ये खलबली नहीं है। हम अगर अपने मतदाताओं के पास जा रहे हैं, अपने मतदाताओं से आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो ये कि जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। हम किसी घमंड में घर पर नहीं बैठे हुए। हम आगे मतदाताओं को सम्मान करते हुए उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके बीच में जा रहे हैं। ठीक है। और जब हम जनता के बीच में जाएंगे तभी हमें अपनी कमियों का भी पता चलेगा और अपने हमारे काम का काम कैसा पता चलेगा। ठीक है अनिल गोयल जी। खालिद भाई, चूंकि 58 में से 24 सीटें जाट बहुल क्षेत्र वाली है और एक आंकड़ा भी ये बताता है कि इस 24 जाट बहुल क्षेत्र में कांग्रेस का पिछली बार तो नामो निशान नहीं था। खास तौर पर चाहे यूपी के संदर्भ में पूरे बात कर लीजिए 403 सीटों में से, या फिर पश्चिम यूपी की 58 में से 24 जाट बहुल क्षेत्र वाली सीटों की बात कर लीजिए, कांग्रेस का नामो निशान नहीं था। चाहे वोट परसेंटेज की बात हो, सीटों की बात हो, हर चीज में कहीं ना कहीं शून्य दिखाई दे रहा है। 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, सपा ने 2 जीती थी, बसपा ने 2 जीती थी, रालोद जो कि सपा के साथ है उसने भी 1 जीती थी। तो इस बार ऐसा क्या फैक्टर है कि कांग्रेस को लोग ऑल्टरनेटिव समझे? देखिए, यस जी, आपको बताना चाहता हूं कि इस समय इस देश की जनता का और खासतौर पर यूपी की जनता को जो प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य यह है कि भाजपा को सत्ता से बाहर हटाना। अब बात करते हैं हम कांग्रेस पार्टी की। जिस तरह से हमारी नेता और यूपी की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरह से घर घर जाकर जब मुश्किलें पड़ी, जहां कहीं पे किसी दलित समाज के साथ कोई घटना हुई, किसानों के साथ कोई घटना हुई, जहां जहां उन्होंने आगे होकर इस लड़ाई को लड़ा, तो आपको निश्चित एक चीज आपको बता देता हूं कि 10 मार्च बहुत दूर नहीं है। बहुत चौंकाने वाले आंकड़े आपको सामने कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस के आएंगे। अभी बात कर रहे थे गोयल साहब कि हमने अपराध मुक्त कर दिया। आपको बता देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है महिला अपराध के विषय में। हत्या की आप बात करेंगे तो लगभग 3000 एक साल, पिछले साल के आपको बता रहा हूं, 3000 मामले हत्या के दर्ज होते हैं और रेप के करीब 3200 मामले दर्ज होते हैं। ये आपका अपराध मुक्त का एजेंडा है। और जिस तरह से हमने पश्चिमी यूपी में जब कोरोना का दौर चल रहा था, वहां से जब लोगों को देखा, लोगों के पैरों से छलकते हुए खून को देखा, जो लोग तपती हुई सड़कों पे अपने घर जा रहे थे, और यूपी की सरकार तरह तरह के कानून लगाकर, मैं तो इस बात के लिए बड़ा मतलब दुख होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री खुद संसद में कहते हैं कि कोरोना को कांग्रेस के लोगों ने फैलाया, कि वो लोगों के साथ सड़कों पे जाकर, ये बात ठीक है उनको विपक्ष के नाते जो दिख रहा है, लेकिन ये बात तो माननीय प्रधानमंत्री भी सर्टिफाइड करते हैं कि कांग्रेस के लोग सड़कों पर आकर कोरोना में लोगों की मदद कर रहे थे। उन्होंने उसको अलग तरह से पेश किया, उन्होंने कहा कि कोरोना कांग्रेस के लोगों ने फैलाया, वो उनका नजरिया है, लेकिन हम लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों के साथ जुड़ रहे थे। अपराध की जो बात है, अपराध का एक रिकॉर्ड है यूपी का और जो उन्होंने बनाया है। और पश्चिमी यूपी की बात करें तो इसको समझ लेने की जरूरत है यश भाई कि पश्चिमी यूपी में इस किसान का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा असर है। उसमें किसी जाति धर्म का मसला नहीं है, किसान की बात है। और किसान को जिस तरह से प्रताड़ित किया है भाजपा ने, सुनिए, हाँ, मैं तो समझता हूं 58 में से अगर 68 का आंकड़ा बताएं तो हमें हैरानी नहीं होगी और ना आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्या कहते हैं इसको, ये जो आत्मविश्वास है ना, ये घमंड से पैदा हो रहा है उनका। ये आत्मविश्वास कुछ करके पैदा नहीं हो रहा है, ये घमंड से पैदा हो रहा है। उनको लगता है कि जो वो रंग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रंग फैलाते हैं। कर्नाटका में छेड़ दिया उन्होंने हिजाब का मसला, चलिए इसको उत्तर प्रदेश ले जाइए। हरियाणा में छेड़ दिया है कि एक धर्म परिवर्तन पे कानून लेके आएंगे, उसको उत्तर प्रदेश पहुंचा दीजिए। मैं 2 दिन पहले आपके डिबेट चैनल पे डिबेट में था, यस भाई, मैंने बहुत क्लियर कहा कि आपका बजट आता है हरियाणा का, आप कह रहे हैं कि बजट सत्र शुरू होगा, ठीक है,
और फिर आप कहते हैं कि उस बजट सत्र के दौरान हम एक कानून लेके आ रहे हैं धर्मांतरण के खिलाफ। इन दोनों का मेल क्या है? हमें कानून ला रहे हैं, वो कोई ऐतराज नहीं है, वो कानून सबके लिए होगा, भाजपा उसको अपने तरीके से यूज करेगी, लेकिन ऐसी शक्ति है प्रदेश के लोगों के पास कि उस कानून को सभी लोगों के लिए समान इस्तेमाल किया जाए। उस कानून को विधानसभा में लाने का जो षड्यंत्र है वो प्री प्लान्ड है कि पंजाब में, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव भाई, इस पर बात करेंगे, इस पर बात करेंगे फिर कभी, लेकिन बनाने के लिए मुद्दा आज यही है। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। ठीक, जो 24 बाहुल सीटों की हम बात कर रहे हैं, जो जाटों से पूरी तरह से लिपटी हुई है, उसमें कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी? क्या आत्मविश्वास है आपका? 24 में से कितनी सीटें? भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछली बार की बात करें तो 19 सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस का आत्मविश्वास क्या कह रहा है? कांग्रेस को अल्टरनेटिव क्यों समझे? कांग्रेस का आत्मविश्वास क्या है संक्षिप्त में? देखिए, जो भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के लोगों को जो ये वक्तव्य है वो मैं समझता हूं उसको वाहियाताना कहेंगे कि आप 58 में से 56 सीटें, इसमें कोई दम नहीं है इस बात में। जहां तक कांग्रेस के परफॉर्मेंस की आपको बता देता हूं, एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा। आपको जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आप लगेगा कि नहीं कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वो हम करके दिखाएंगे। हम उसमें आंकड़े बताते रहे, हम 50 सीट जीतेंगे, हम 56 जीतेंगे, मैं समझता हूं इन चीजों में कोई दम नहीं होता है। और जो किसान के खिलाफ आपने पूरे 7 साल से षड्यंत्र रचा है, उनकी किसानी को खत्म करने के लिए, गन्ने का मूल्य आप नहीं देते हैं, खाद की कीमतें आप बढ़ा देते हैं, अब कीटनाशक की कीमतें आप बढ़ा देते हैं, कृषि में सुनिए यश भाई, कृषि में इस्तेमाल होने वाले यंत्रों के आप पैसे बढ़ा देते हैं, खाद के पैसे बढ़ा देते हैं, बिजली का आप कुछ नहीं करते हैं। ये सारी चीजें किसान के खिलाफ हैं। आप उनकी अन्न छीन लेना चाहते हैं और ऊपर से उनकी जमीन को उद्योगपतियों को सौंप देना चाहते हैं। ये सारी चीजें किसान समझ रहा है इस देश का। ठीक है खालिद भाई, जो मैंने सवाल पूछा था उसका उत्तर आपने नहीं दिया। 24 जाट बहुल क्षेत्र में से कितनी सीटें कांग्रेस लाएगी, इसका आपने जवाब नहीं दिया। मैंने दे दिया। आप कह रहे हैं कि 10 मार्च को इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है खालिद भाई, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी मुकेश मंडल भी लगातार जुड़े हैं। मुकेश मंडल, चूंकि चाहे 2017 विधानसभा चुनाव की बात हो, 2014 लोकसभा चुनाव की बात हो, 2019 लोकसभा चुनाव की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति पहले कुछ और थी, आज कुछ और है, और ये स्थितियां सभी राजनीतिक दलों के लिए पहले कुछ और आज कुछ और है। लेकिन जाट और मुस्लिम समुदाय का ये फैक्टर किसी का खेल बिगाड़ सकता है, किसी का बना सकता है, तो कितना बड़ा ये फैक्टर है? देखिए, बात की जाए जाट समुदाय की तो आपने देखा कि पिछले दिनों जिस तरह से पोस्टर वॉर हुआ था, जो यूनिवर्सिटी में पोस्टर हटा दिए गए थे कैलेंडर से, तमाम जाट समाज नाराज थे। उसको लेकर कहीं ना कहीं सपा भी पीछे नहीं हटी, सपा भी सामने आकर सरकार पर उन्होंने निशाना साधा था। हालांकि आपने देखा कि जाट सम्मेलन की बात करें हम या जाट नेताओं के बीच में जाना, तो योगी आदित्यनाथ खुद गए थे जाट समुदाय को मनाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जिस तरह से जहां पे अभी चुनाव चल रहे हैं, वहां पे सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं, सबसे ज्यादा जो विधानसभा से आते हैं लोग, वो किसान है, उनका जो काम है वो किसानी है। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती तो है बीजेपी के लिए कि किसानों को मनाना, जाट नेताओं को मनाना। हालांकि बात की जाए मुस्लिम फैक्टर की भी आपने बात की, तो इसमें मुस्लिम फैक्टर की बात करें तो ये बसपा या सपा, दो ऐसे पार्टी है जिनको वो वोट डालेंगे। हालांकि ठीक है, मैं आपके पास